हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 2024-25 सिलेबस के अनुसार जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले के जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसको जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए। दिवाली का समय था, इसलिए बीच में ही जो है वीडियो को रोकना पड़ा, क्योंकि पटाखे और म्यूजिक की वजह से हमें कॉपीराइट के इश्यूज़ जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन था वो 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और जब सोवियत संघ का विघटन आया तो विश्व राजनीति में क्या था, केवल एकमात्र महाशक्ति, वो कौन थी? अमेरिका। अमेरिका क्या है, केवल एकमात्र महाशक्ति जो है बचा। आपको याद होगा जब शीत युद्ध का दौर था तो उसमें दो महाशक्तियाँ थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और जब विघटन हुआ तो केवल क्या है, एक ध्रुवीय विश्व बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय क्या है, एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी, एक ध्रुवीय विश्व हो गया। यानी पहले दो ध्रुवीय विश्व थे, एक ध्रुव में क्या था, अमेरिका था, और दूसरी ध्रुव में क्या था, सोवियत संघ था ना। और जब विघटन लेकिन हुआ तो क्या हुआ कि जो है केवल एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी, जिसमें क्या है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। प्रश्न को ध्यान से जो है याद करिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। सोवियत संघ का मुख्य आर्थिक संगठन कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सोवियत संघ का मुख्य आर्थिक संगठन क्या था? कोमेकोन था, जो साम्यवादी देशों के बीच क्या है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। इसको जो है थोड़ा देखिए समझते हैं। देखिए, जो यूएसएसआर की जो क्या है आर्थिक व्यवस्था थी, इसकी आर्थिक व्यवस्था को जो कमांड अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो इस व्यवस्था में क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसा कि याद हो आपको, सोवियत संघ में कौन सी पार्टी शासन करती थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके जो है अधिकारियों ने क्या है, देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर क्या है, नियंत्रण रखा था। आर्थिक गतिविधियों का समन्वय जो है आर्थिक गतिविधियों का इन्होंने समन्वय करने के लिए क्या किए थे, निर्देश जारी किए जाते थे, और सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य तय किए जाते थे, और उत्पादन और वितरण दोनों की योजना को क्या है, केंद्रीकृत किया जाता था। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लेकिन ये ज़्यादा ही मैंने बता दिया आप लोग को। यहाँ पर बस केवल पूछा जा रहा है आर्थिक संगठन कौन सा था। तो इसका मुख्य जो है आर्थिक संगठन कोमेकोन था। ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक देशों के बीच क्या है, आर्थिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है क्या है, गठित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। देखिए, इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अधिकारियों ने देश की आर्थिक और क्या है, सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा था। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए, जो आर्थिक व्यवस्था थी सोवियत संघ की, उसको क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी और क्या है, अधिकारियों जो थे वो क्या थे, इसकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर क्या है, नियंत्रण रखे थे। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं एक वजह था, यही वजह था कि सोवियत संघ का आगे चल के क्या हो जाता है, 1991 में क्या है, विघटन हो जाता है। क्योंकि जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी और अधिकारी क्या है, देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर भैया नियंत्रण रखते थे। तो उससे क्या हुआ था, जो आर्थिक संगठन या कहे तो, और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन हुई, क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, क्योंकि इनके जो अधिकारी थे वो क्या है, सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे थे। तो यही वजह भी था कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोग का जो मेन प्रश्न है केवल यही है, सोवियत संघ का मुख्य आर्थिक संगठन कौन था? तो मुख्य आर्थिक संगठन है कोमेकोन था, जो साम्यवादी देशों के बीच का है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन से देश स्वतंत्र हुए? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से देश स्वतंत्र हुए थे। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, यूक्रेन, बेलारूस, क्या है, लातविया, लिथुआनिया और अन्य 10 गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। विघटन सोवियत संघ का 1991 है। याद रख लीजिएगा, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। बहुविकल्पी में तो ये टिक मारने के लिए भी आता है। जब विघटन हुआ तो जो है 10 अन्य अन्य गणराज्य, देखिए, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुनिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 10, क्या है, पूरे के इतने 15 जो है क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र बने। जो है इन्होंने कई जगह अपने लोकतांत्रिक जो है सरकारें भी बनाई। और इसके बाद इसमें कौन था, ये भी ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ में जो है विघटन जब हुआ था उसमें एकमात्र जो महाशक्ति कहें तो, या मतलब सबसे जो है मजबूत देश, शक्तिशाली के रूप में कौन उभरा? रूस था। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है हम लोग का है, शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सामरिक संगठन कौन था?
शीत युद्ध के बाद देखिए नाटो जो है क्या सबसे बड़ा सामरिक संगठन बना रहा है, जो पश्चिमी देशों के बीच क्या है रक्षा सहयोगों के लिए गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध जब चल रहा था तो नाटो जो है किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं नाटो के बारे में। देखिए नाटो जो है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन के डीसी में बनाया गया था। ठीक है, जब बनाया गया था उस समय 12 कंट्री क्या है इसमें शामिल होकर नाटो बनाई गई थी। और ये किसके जो है यूएसएसआर यानी कि कहें सोवियत संघ जो था उसके जो है विरोध में बनाया गया था, यानी कि उसको टक्कर देने के लिए एक तरह से कहा जाए। इसमें क्या था, बहुत सारे देशों को जोड़ा जा रहा था और जो है अमेरिका जो है अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजता और उनसे उसके बदले संसाधन और भी बहुत सारी समझौता इसके अंदर थी। तो देखिए जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद सबसे बड़ा सामरिक संगठन जो था कौन था, जाहिर सी बात है जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद सामरिक संगठन जो क्या था नाटो था। नाटो जो है बना रहा क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व बन गया, अमेरिका क्या था एकमात्र शक्ति बना रह गया, तो उसके द्वारा बनाई गई जो योजना थी वो तो रहेगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा सामरिक संगठन क्या है नाटो। नाटो ध्यान रखिएगा ये अभी भी है, वर्तमान में देखा जाए रूस यूक्रेन के बीच में जो विवाद है कहीं ना कहीं नाटो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को लेकर जो है युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जो क्या है पश्चिमी देशों के बीच रक्षा सहयोगों के लिए गठित किया गया था। ठीक है, समझिएगा इसको। नाटो जान ही रहे हैं उस समय जब बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका द्वारा उस समय बनाया गया था। ये क्या है पश्चिमी देशों के बीच रक्षा सहयोगों के लिए गठित किया गया था। क्योंकि जो पश्चिम के देश थे उनसे क्या थी, जो सोवियत संघ कहीं ना कहीं इन्हें अपने में मिला न ले या और भी कहें तो उन पर हमला न कर दे एक तरीके से, इसीलिए क्या किया गया था अमेरिका द्वारा जो है पश्चिम के जितने भी देश थे उसके द्वारा एक नाटो जो है बनाया गया, क्या सामरिक संगठन बनाया गया कि भैया आप इसमें जुड़िए उड़िए और हम लोग मिलकर रहेंगे, कोई भी देश हम पे हमला करेंगे तो हम सब मिलकर हमला करेंगे, इसीलिए नाटो बनाया गया था। शीत युद्ध जब खत्म भी हो गया तो उसके बाद भी क्या हो गया, शीत युद्ध जब खत्म हो गया तो नाटो क्या संगठन बना रहा है, ये आज भी है, ध्यान रखिएगा। आज के समय इसमें बहुत सारे देश हैं और इसकी वर्तमान में राजधानी बेल्जियम की जो है राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुख्यालय जो है इसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव की प्रमुख नीतियाँ क्या थी। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जो है कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की प्रमुख नीतियाँ क्या थी। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं इसलिए क्योंकि इनकी नीतियाँ जो देखिए जो भी रही हैं अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन इनकी नीतियाँ फेल भी हो गई थी। ध्यान रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, ये सोवियत संघ के नेता थे। ठीक है, ये यूएसएसआर यानी क्या सोवियत संघ के जो है नेता बने थे। मिखाइल गोर्बाचेव की प्रमुख नीतियाँ क्या थी, ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन और क्या है पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन थी, जिनका उद्देश्य क्या था राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना था। बात को समझिएगा, यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जब नेता बने तो उन्होंने देखा कि सोवियत संघ में बहुत सारे जो है गड़बड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ की जनता असंतुष्ट थी और भी धीरे धीरे मतलब सोवियत संघ में देखिए गड़बड़ी आने लगी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी एक ही, तो इसीलिए राजनीतिक और आर्थिक सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था भी डाउन होने लगी थी। राजनीतिक से तात्पर्य कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी का शासन था, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार होने लगे जिससे क्या है जनता असंतुष्ट होने लगी। तो उन्होंने इसलिए ग्लासनोस्ट और जो है पेरेस्ट्रोइका क्या है नीति जो बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना था। सोवियत संघ में आर्थिक व्यवस्था भी धीरे धीरे डाउन होने लगी, जाहिर सी बात है जहाँ की जनता असंतुष्ट होगी और राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं होगी तो क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था डाउन ही होगी और इनका जो है कहें कि घरेलू उपभोक्ता कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें की जो है दिक्कत हुई थी। तो ग्लासनोस्ट जो देखिए जो है खुलापन, ठीक है, और क्या है पेरेस्ट्रोइका मतलब समझिएगा रशियन लैंग्वेज है जिसका क्या है पुनर्गठन। ठीक है, आइए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए इन दो चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए पेरेस्ट्रोइका याद करने का थोड़ा मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्गठन, देखिए दोनों प से है, पे से पेरेस्ट्रोइका हो जाएगा और प से पुनर्गठन, दोनों ही प से, तो याद कर लीजिएगा। और ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन है। ग्लासनोस्ट देखिए कुछ इस तरह होता है, जो है ग्लास से याद कर लीजिए, ग्लास क्या है
जो है खुलापन होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि ग्लासनोस्ट जो है क्या है, खुलापन होगा उसमें, सिंपल है जो है याद कर लीजिए। जिस तरह ग्लास का जो मुंह होता है ना ऊपर का, वो खुला होता है, तो ग्लासनोस्ट नीति से क्या होगा, खुलापन। कई बार बहुविकल्पी या ऑप्शनल में दे देता है टिक मारने के लिए कि ग्लासनोस्ट का हिंदी अर्थ क्या होगा या ग्लासनोस्ट से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लासनोस्ट से आप समझ जाइए, अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। और पेरेस्त्रोइका दोनों प से पुनर्गठन। देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा और डिटेल में। पेरेस्त्रोइका यानी कि पुनर्गठन। देखिए सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी थी, तो पेरेस्त्रोइका इसीलिए लाया गया था कि जो सोवियत संघ की जो है इस नीति में क्या है, पेरेस्त्रोइका में कि जो सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना करना और मजबूत करना, और जो है व्यापार और भी चीज़ों में जो है अच्छा खासा पुनर्गठन करना, पुनर्व्यवस्था करना, आर्थिक रूप से क्या है सोवियत संघ को मजबूत करना था, ताकि वो फिर से जो है क्या है और मजबूत रूप से क्या है खड़े हो सके, ठीक है, सोवियत संघ और मजबूत हो सके। और जो ग्लासनोस्ट है वो क्या है, खुलापन। इसमें क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भी चीज़ों में सुधार लाना था, जिससे क्या है कि मतलब राजनीतिक व्यवस्था में अच्छा खासा सुधार हो सके। यही क्या है ग्लासनोस्ट नीति थी, ठीक है। ग्लासनोस्ट में क्या है, स्वतंत्रता, राजनीति और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ग्लासनोस्ट में खुलापन। और पेरेस्त्रोइका में क्या है, पुनर्गठन। सिंपल समझिएगा, पुनर्गठन है तो पुनर्गठन से तात्पर्य वही आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था जो है उसकी डाउन चली गई थी सोवियत संघ की, तो ऐसा नीति बनाया जाए जिसके अंदर क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या है जो है फिर से जो है क्या है पुनर्निर्माण कर ले और मजबूत हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा इसका उत्तर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और अभी तक आप यहाँ पर आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप यहाँ पर आ गए हैं तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन्हें ही शेयर करिएगा जो पढ़ने वाले होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पेरेस्त्रोइका नीति का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे देखिए और डिटेल्स में आ गया है, आइए इसको समझते हैं। पेरेस्त्रोइका नीति का उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ की आर्थिक संरचना का क्या है, पुनर्गठन करना था, ताकि उसका आर्थिक स्थिति सुधार हो सके और यह वैश्विक स्तर पर क्या है प्रतिस्पर्धी बन सके। देखिए अभी मैंने आपको बताया पेरेस्त्रोइका मतलब पेरेस्त्रोइका प से पुनर्गठन, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी क्या है आर्थिक संरचना क्या है पुनर्गठन करना था, ताकि उसकी क्या है आर्थिक स्थिति सुधर सके और क्या है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बन सके। देखिए जब मिखाइल गोर्बाचेव जो है नेता बने थे सोवियत संघ के, मिखाइल गोर्बाचेव जब नेता बने सोवियत संघ के, यूएसएसआर के यानी, तो क्या है बताया मैंने आपको कि बहुत सारे चीज़ें थी, भ्रष्टाचार था और राजनीतिक पार्टी केवल एक ही थी, तो और आर्थिक व्यवस्था भी डाउन हो रहा था। तो पेरेस्त्रोइका और जो ग्लासनोस्ट नीति थी वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई थी। तो जाहिर सी बात है उस सबका नीति का भी उद्देश्य यही नहीं होगा, कहीं ना कहीं राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि क्या है सोवियत संघ जो है वो क्या है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके यानी और मजबूत हो सके। और कहीं ना कहीं कहे तो क्या है यूएसए जो महाशक्ति थी उसके जो है नियम कानून है या जो वो गुट बना रहा है उसको कहीं ना कहीं क्या है दबदबा अपना यूएसएसआर बनाए रख सके, ठीक है, अमेरिका के प्रति। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है हम लोग का 14 है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का राष्ट्रपति कौन बना। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये भी पूछा जाता है बहुविकल्पी में टिक मारने के लिए दे देता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने, जिन्होंने क्या है रूस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या है नेतृत्व दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल में भी मैंने बताया आपको पूछे। नाम क्या था, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो रूस का राष्ट्रपति कौन बने थे, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। चलिए आइए 15वें प्रश्न को देखते हैं और ये हम लोग का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। ग्लासनोस्ट नीति का उद्देश्य क्या था। ग्लासनोस्ट नीति का उद्देश्य सोवियत संघ में क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ग्लासनोस्ट नीति का उद्देश्य क्या था। जो ग्लासनोस्ट नीति थी वो क्या थी, सोवियत संघ में राजनीतिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या है केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, किसमें, सोवियत संघ के शासन में। तो क्या है भैया राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगा नहीं, अलग पार्टी रहेंगी नहीं, तो इसीलिए ग्लासनोस्ट नीति
जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने लाया था। और पारदर्शिता और क्या अभिव्यक्ति यानी खुद की कहें तो कहीं ना कहीं क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत सारा था और जनता जो है असंतुष्ट थी, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था, इसीलिए क्या हुआ, ग्लासनोस्ट नीति जो है लाया गया था। बात को ध्यान रखिएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा रहा हूँ समझ में आया होगा। और ये वीडियो का जो है अंतिम है, तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है एक बार फिर से तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।